तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम एरिया से कैसे ले किसान अधिक आय। गर्मी के मौसम में भैंसों की करे उचित देखभाल। कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है। फिर भी कृषि करने वाले छोटे और मझोले किसान परेशान रहते हैं और कर्ज से दबे रहते हैं। इससे किसान कैसे निकले, यह किसानों को ही सोचना होगा, क्योंकि सरकार बहुत सी योजनाएं और सुविधाएं दे रही है, जिसका फायदा लेकर छोटे और मझोले किसान सही प्लानिंग के कृषि करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आप कैसे लें कम एरिया से अधिक आय, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। किसान, जिसकी वजह से हमें भोजन मिलता है, फिर भी किसानों का एक वर्ग आज परेशान है, कर्ज में डूबा रहता है। आज ऐसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव लाए हैं जो छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदे वाला हो सकता है। मध्यम और छोटे किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है पूंजी की। जब वो फसल तैयार कर लेता है और इसे बेचकर ही उसके पास पैसे होते हैं, बाकी समय में उसे उधार या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर सरकार कर्ज भी दे रही है। लेकिन अगर किसान सही प्लानिंग के साथ कृषि करता है तो कर्ज लेने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आज समेकित खेती की बात की जा रही है, क्योंकि आज किसानों का एक बड़ा वर्ग धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे फसलें उगा रहा है, जिससे आमदनी काफी कम होती है और फसल तैयार होने के बाद ही उसे पैसे मिलते हैं। जबकि फसलें उगाने के अलावा और भी इससे जुड़े काम है, जिसे करके हर महीने किसान मुनाफा कमा सकते हैं। एक छोटे परिवार वाले किसान को ध्यान में रखकर बात करें तो उसके पास अगर 1 एकड़ खेत है या किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो उसे ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो या फिर अच्छी कीमत मिले, जिसमें सब्जी फसलों का चयन बेहतर विकल्प है। लेकिन उसके साथ ही आपको बकरी पालन, देशी मुर्गी का पालन, सूकर पालन और दूसरा कोई भी काम जिसमें पूंजी कम लगती हो करना पड़ेगा। ऐसा करके एक छोटा किसान भी अच्छी आमदनी कमा सकता है। इसी तरह से 2 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान अनाज की फसलों को उगाने के साथ सब्जी, मसाला या फिर औषधि की फसलें भी उगा सकते हैं। साथ में गाय और भैंस का पालन भी जरूर करें। इसके अलावा मछली पालन का कार्य भी कर सकते हैं। कुछ और अलग करना हो तो खेती से जुड़े कई और बिजनेस भी किया जा सकता है, जिसमें मेहनत तो है, फायदा भी बहुत है, जिसमें ब्रायलर और लेयर मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य कर सकते हैं। इनको करने में लागत और सही योजना जरूरी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। खेती और इन सभी कार्यों को करने में जोखिम भी रहता है, जिसके लिए किसान को तैयार रहना होगा।
जैसा कि कई बार फसलें बाढ़, तूफान, आग या फिर अन्य किसी कारणों से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वहाँ किसान लाचार हो जाता है। इसलिए फसलों का बीमा किसानों को अवश्य करा लेना चाहिए। इसी तरह पशुओं का भी बीमा होता है, जिसकी जानकारी कृषि विभाग से लेकर बीमा करवाकर आप जोखिम से बच सकते हैं। किसान कोई भी फसल ले या फिर अन्य खेती से जुड़े कार्यों में जो भी उत्पाद प्राप्त करता है, उसकी सही कीमत कैसे पाए, इसके लिए पहले से ही बाजार मांग और बाजार की व्यवस्था को समझकर ही फसलों का चयन या फिर अन्य कार्यों को करें। सिंचाई की व्यवस्था सबसे जरूरी है। जिस किसान के पास इसकी व्यवस्था अच्छी है और कृषि के सभी कार्यों को सही तरीके से कर रहा है, तो वो कृषि से अच्छी आमदनी ले सकता है। लेकिन जिनके पास सिंचाई की समस्या है या सही समय पर सिंचाई नहीं मिल पाती है, उसी हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ता है। ऐसे किसानों को खेती से जुड़े बिजनेस पर अधिक जोर देना चाहिए। अंत में किसानों को ये बताना चाहेंगे कि आज प्रति व्यक्ति खेती की जमीन कम होती जा रही है। ऐसे में पुराने तरीकों से कृषि करके समृद्ध किसान नहीं बन सकते। जरूरत है बदलते दौर के टेक्नोलॉजी को अपनाकर कृषि किया जाए और समृद्ध किसान बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दिया जाए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐसे में जो किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी दुधारू भैंसों के प्रबंधन पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में गिरावट आ सकती है। तो आप गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर दानवीर सिंह यादव। वैसे हमारे देश में सभी जगह और सभी भागों में पाई जाती हैं और इनसे जो दूध उत्पादन की क्षमता है तो सबसे ज़्यादा अभी भी लगभग 56% के आसपास में दुग्ध उत्पादन हमारे देश में भैंसों से दिया जाता है। और पूरे दुनिया में जो भैंसें हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे देश में ही निर्भर करता है। और जो कि भैंसें हैं लगभग सभी किसान हमारे भाई भैंसों का पालन करते हैं। कि सर्वप्रथम हम बात करें अगर आवास की, प्रथम आवास कैसा होना चाहिए। हमारा आवास सबसे पहले बात करेंगे आपकी फर्श हमेशा नॉन स्लिपरी मतलब फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा ढलान होना चाहिए और तीसरा आसानी से जिसको हम साफ कर सके, इस टाइप का हमारा होना चाहिए। दूसरी दीवार है सामान्यतः हमारी 5 फीट के ऊपर में ही उसमें क्या रोशनदान या खिड़कियाँ होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो हवा का एक्सचेंज हो सके। छत हमारी होनी चाहिए जिसकी ऊष्मा की कुचालक होना चाहिए। पशु को जो हमारा वो है स्थान जहाँ उसको हम रख रहे हैं वो कम से कम 40 से 50 स्क्वायर फीट कम से कम एक पशु को आंतरिक आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा पशु रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको ओवर क्राउडिंग सहन करनी पड़ेगी। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होती हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, जिसमें कि कुछ लोग चाहे तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है, अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। पॉगर भी लगा सकते हैं जो कि पानी का स्प्रिंकल कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घने छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है। समय समय पर इनको नहलाएं, पानी की आवश्यकता है कि उनको पानी में उनको नहलाएं और बार बार पानी डालें। इसको बेलोविंग कहा जाता है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन मिले, इसके लिए दुधारू पशुओं को समय समय पर उचित मात्रा में संतुलित आहार खिलाना होगा। तो आप पशुओं को संतुलित आहार कब एवं कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
आहार हम गर्मियों में देना ही पड़ेगा। अगर कोशिश करें किसान भाई मिश्रित चारा दे, मिश्रित में जैसे दाना है, दाना क्या है दे देना अति आवश्यक है, जिसमें कि आपका मक्का है, खल है, चापड़ है, चुरी है, खनिज मिश्रण के लवण, ये सब अनुपात में मिले हुए होना चाहिए। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं, वह भी हम दिन में लगा दें। अब दाना देना कितना है, इसीलिए हमने सीधा सीधा नियम बनाया है कि 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना। साथ में अगर किसान भाई अगर संपन्न है तो 1 से 2 केजी उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी दे सकते हैं। भूसा है का उपयोग कर सकते हैं, और ये भी अति आवश्यक है। कम से कम एक पशु को 10 किलो तक मिनिमम उसकी आवश्यकता है। 10 किलो भूसा तो आपको प्रतिदिन देना ही है। हाँ, वो निर्भर करता है आकार पे, 8 से 10 केजी तो आपको यह निर्भर करेगा ही। एक और अति आवश्यक है पानी। पानी इनके लिए, क्योंकि ये इनके शरीर में हमको जितना हो सके उतना अधिक इनको पानी पिलाएं। 3 से 4, 5 या 6 टाइम तक भी हम उनको पानी पिला सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उस समय तापमान कितना जा रहा है। किसान भाइयों, बदलते मौसम में आपके पशुओं में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप होता है, जिस कारण आपके पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस समय पर आप अपने पशुओं को रोगग्रस्त होने से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं। कि गर्मियों में कुछ विभिन्न प्रकार की टीके लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पहली बारिश होती है उससे खासकर गलघोटू और आपका है BQ, ये 2 बीमारियां बारिश के आने के प्रथम सप्ताह में ही ये घेर लेती हैं। इसीलिए इनका गर्मियों में हम लोग समय रहते अगर टीकाकरण कर दें गलघोटू का और BQ का, तो इन बीमारियों से हम बचा ही सकते हैं। और बाह्य परजीवी और अंत परजीवी की भी समस्या है। बाह्य परजीवी सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बाह्य परजीवी के लिए सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, उनको लगाएं। और अंत परजीवी के लिए जैसे उपलब्ध हैं फेल्बेंडाजोल और भी लीवामेसासोल, ये सब उपलब्ध हैं डीवर्मिंग, वो आप उनसे कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा अधिक उत्पादन की होड़ में तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीली कीटनाशकों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है। इसलिए मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने और इसके सुधार के लिए जरूरी उपायों को अपनाना होगा, तभी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है। लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे मिट्टी खराब हो रही है। जिन भूमियों की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन अधिक हो जाते हैं, भूमि पर सफेद लवण अधिक मात्रा में फैले रहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन भूमियों को रेह भूमि भी कहते हैं। मिट्टी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें लगातार उत्पादन लेते रहना है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मिट्टी कटाव को रोकें, ठीक प्रकार से कर्षण क्रियाएं करें, उचित फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद और कार्बनिक खादों का उपयोग करें, पलवार का उपयोग करें, उचित जल निकास करें, बहुत जरूरी होने पर ही रासायनिक दवाओं का उपयोग करें और समेकित कृषि अपनाएं। मिट्टी की सुरक्षा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः ये समय की मांग है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ धरा तो खेत हरा।
आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झोटवाड़ा, जिला जयपुर के कृषक सुभाष चंद्र ने। ये वर्टिकल खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। और वर्टिकल फार्मिंग जो है वो एक हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो सबसे पहली बात जो आती है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम हाइड्रोपोनिक्स कहते किसे हैं। हाइड्रोपोनिक्स दो शब्दों को मिला के बना है, हाइड्रो और पोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को उगाना। ये लैटिन शब्दों से बना है। तो इसमें हम मोस्टली पानी में ही फसलों को उगाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौध उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये पॉली हाउस में हमने वर्टिकल फार्मिंग के अंतर्गत स्टैंड्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, पाइपें हैं और पाइपों के बीच में कप्स में हमने पौधे लगाए हुए हैं। बात आती है वो है कि हम इसमें फसलें कौन सी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि ये सिस्टम होता है जिसमें एक कप्स में हम फसलें लगा रहे हैं, तो हम ऐसी फसलें इसमें नहीं लगा सकते या नहीं लगानी चाहिए जिससे आपको ऊपर सहारा देना पड़े, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग में एक के ऊपर एक रोज़ लगी होती हैं। तो उसके लिए ऐसी फसलें हमने लगानी है जो आपकी वहीं पे फैलाव ज़्यादा हो लेकिन ऊपर की तरफ ना बढ़े। तो उसके लिए पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ये पालक हमने लगाया है, स्पिनच है, लेट्यूस है, बहुत अच्छा मार्केट मिलती है उसको। तो वो चीज़ें जो ये फसलें शुरुआत इनसे करें। आप बाद में अपने लेवल पे कुछ रिसर्च करके कुछ करके अगर आपको लगता है कि आप कोई और फसल ट्राई कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट शुरुआत मेरा मानना है पत्तेदार सब्जियों से करें। तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उसका रिटर्न भी आपको अच्छी मिलेगी। तो पौधों के बीच में हम सपोर्ट करने के लिए या तो हम कोई भी सॉइललेस मीडिया जैसे कि कोकोपीट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, या फिर क्ले पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पे क्ले पैलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि हमें डेली ये चीज़ देखनी है कि पौधा स्वस्थ रहे, और उस स्वस्थता पौधे की दो चीज़ों से हम देखते हैं। एक तो पत्ते देखते हैं, दूसरी उसकी जड़ें देखते हैं। डेली हमने उसकी जड़ों का निगरानी ज़रूर करनी है। हमें लगता है कि कुछ जड़ों में प्रॉब्लम है या पत्तों में प्रॉब्लम है तो हमें उसका उपचार करना चाहिए। और वर्टिकल फार्मिंग में चूँकि हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टैंक में पानी में घोल के दे रहे हैं, तो उससे ये होता है कि जो पानी की पीएच और ईसी है, ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, ये बदलती हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम न्यूट्रिएंट्स कौन सा यूज़ करें और कितनी बार यूज़ करें। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली हमें इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से या वर्टिकल फार्मिंग के नाम से आजकल मार्केट में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं, और वो अलग अलग सब्जियों के लिए या फूलों के लिए या फलों के लिए अलग अलग नाम से भी उपलब्ध हैं। तो वहाँ से हम वो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमने डालना कब कब है। तो जैसे हमारा यहाँ 500 लीटर का टैंक है, तो हम 500 लीटर के टैंक में वो रिसर्कुलेट करते हैं, रोज़ पीएच ईसी देखते हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम महीने में कम से कम एक बार हम न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही रिसर्कुलेट करते हैं। और अगर पीएच या ईसी कुछ थोड़ा बढ़ने या कम होने लगता है, उस हिसाब से हम न्यूट्रिएंट की मात्रा दोबारा बढ़ा या घटा सकते हैं।
अब जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये होती है कि इसमें जब भी कोई सिस्टम हम लगाते हैं तो उसकी लागत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें जीआई के स्टैंड बनाए हुए हैं, उसमें जो पाइप्स हैं वो पीवीसी की पाइप्स हैं, ये आपको नॉर्मली कहीं भी किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी। तो ये आप अपने क्षेत्रफल में जैसा आपके पास जगह है उस जगह में आप कैसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनवा सकते हैं। बाकी ड्रिपर होते हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तो और एक टैंक चाहिए और एक आपको मोटर चाहिए जो उस पानी को सर्कुलेट करे। आधा हॉर्स पावर की मोटर बहुत होती है। टोटल खर्चे का सवाल आता है तो एक कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप कमर्शियल वायबल बनाना चाहते हैं सिस्टम को तो कम से कम मेरा मानना है कि 250 से 500 स्क्वायर मीटर एरिया आपके पास होना चाहिए ताकि उस आपको जो पैदावार हो वो आपको जितना आपका खर्चा हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे सके। तो उसके लिए मेरा मानना है कि जो ये सारा खर्चा है कम से कम 1-1.5 लाख रुपए में एक मैनुअल सिस्टम जो है आसानी से लग जाएगा। और इसके लिए आपको पॉली हाउस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बिल्डिंग में जगह है तो वहाँ पे भी आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। बस आपको पौधों की लाइट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग से लाइटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मली जो सॉइल में फसल जैसे पालक है वो 2.5 से 3 महीने लेती है कम से कम, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर हमारी फसल पहली कटिंग के लिए तैयार है। तो हम 2 से 3 महीने में हम कम से कम 4 से 5 बार जब तक बाहर मिट्टी में फसल तैयार होती है अंदर हम 4 से 5 बार फसल तुड़ान कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर मार्केट में रेट अच्छा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न फार्मर को मिल सकता है। और दूसरी जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो पानी है वो सर्कुलेट होता है। जो पानी हम एक बार लगाते हैं उसको हम टैंक में भरते हैं, टैंक में ही हम सारे न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही न्यूट्रिएंट वाला पानी जो है इन चैनल्स के बीच में घूमता है और वापस टैंक में चला जाता है और उसको हम रिसर्कुलेट करते रहते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।